हेलो एवरीवन, आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में फुल मॉक टेस्ट 3। अभी तक इस चैनल पर हमने आपके साथ झारखंड सामान्य अध्ययन जो कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 से संबंधित है, उस पर 2 फुल मॉक टेस्ट हमने आपके साथ चर्चा किया है। जो भी अभी तक ये 2 फुल मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं उसे जरूर देखिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही अलग से इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आज हम लोग फुल मॉक टेस्ट 3 पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि कुल 100 प्रश्न होंगे। तो एग्जाम से पहले इसे जरूर देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारा जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही जो भी छात्र जेपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से, जिसमें कि जेपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें कि पीटी प्लस मेंस जेपीएससी पीटी 2022 के लिए और साथ ही 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए मेंस स्पेशल बैच जो है 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही जो भी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। उन लोग के लिए अलग से बैच और ये सारी जितने भी क्लासेस हैं हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यहाँ पर लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको उपलब्ध होंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ नोट्स उपलब्ध होंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी आधारित क्लासेस आपको होंगे और साथ ही आपका मुख्य परीक्षा जो स्पेशल यहाँ पर बैच चलेगा, जो कि 25 से स्टार्ट हो रहा है इस परीक्षा के लिए। उसमें मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन, साथ ही प्रैक्टिस सेशन वगैरह सारे उसमें कराए जाएंगे। और साथ ही जो भी छात्र अभी तक जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, उसमें जल्दी जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि प्रश्न संख्या आपके सामने है। प्रश्न 1 है, कौन सी जनजाति का मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर हो। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, हो जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है वो बताना है। ऑप्शन ए है, मुंडा गांवों में अखाड़ा वह स्थल होता है जहां पंचायत की बैठकें एवं युवक युवतियों का रात्रि में नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम होता है। बी है, मुंडा गांवों में शवों के दफनाने वाले स्थान को शासन कहा जाता है। सी है, मुंडा गांवों में समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासनदरी कहा जाता है। और डी है, उपर्युक्त सभी। तो मुंडा शासन व्यवस्था में अगर हम इन 3 स्थलों की बात करें, जिसमें कि पहला अखड़ा है, शासन है और एक शासनदरी है। शासनदरी अलग स्थल नहीं है, ये शासन के पास जो समाधि स्थल के पास जो पत्थर के सील रखे जाते हैं उसी को। एक और स्थल होता है जिसका नाम है सरना। सरना एक पवित्र स्थल होता है जहां पर ग्राम देवता के निवास स्थल होता है। तो यहाँ पर जो तीनों कथन है बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 3, मुंडा जनजाति में किस पंचायत द्वारा सीमा विवाद, आपसी झगड़ों का निपटारा तथा अन्य विवादों को समझाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए मानकी, बी मुंडा, सी पढ़ा और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर सी। जो जैसे कि मुंडा जनजाति में मुंडा जो शासन व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा देश होता है, देश को यहाँ पर पढ़ा पंचायत बोलते हैं, पढ़ा पंचायत। उससे छोटा जो होता है वो पट्टी होता है और उससे सबसे छोटा जो होता है वो गांव होता है। इसमें गांव का जो प्रमुख होता है मुंडा या फिर हाथू मुंडा कहते हैं। पट्टी का जो प्रमुख होता है उसको मानकी कहते हैं और पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको पढ़ा राजा, राजा के नाम से जानते हैं। तो जो राजा होता है वो सारे जो सीमा विवाद हैं और जो अन्य मामले हैं, जो 2 गांवों के मामले होते हैं, झगड़े वगैरह या फिर 2 पट्टी के झगड़े होते हैं, तो उन सब मामले को सुलझाने का काम पढ़ा राजा के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर सी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 4, नागवंशी शासन व्यवस्था में जो कि लंबे समय से मुंडा शासन व्यवस्था के आधार पर चलती रही, पहली बार इस व्यवस्था में मुख्य बदलाव किस वर्ष किए गए थे? आपको पता होगा कि जो मुंडा शासन व्यवस्था था जहां खत्म होती है वहीं से नागवंशी शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है, जिसके संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। तो उन्होंने मुंडा शासन व्यवस्था के ही जो भी राज्य व्यवस्था या फिर जो भी उसके सिस्टम था उसी को आगे बढ़ाया था। लेकिन बाद में जब मुगल भारत में आ चुके थे, जब मुगलों का आक्रमण हुआ नागवंश पर और ये अकबर के द्वारा 1585 में किया गया था, तो पहली बार इस सिस्टम को बदला गया था। तो राइट आंसर बी होगा 1585। अगला है प्रश्न संख्या 5, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ब्लैंक गांव का नेता और संचालक होता है। तो ढोकलो शासन व्यवस्था में करटाहा जो होता है गांव का नेता और संचालक होता है। अगला प्रश्न 6, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीड़ र भी होता है या कहीं पर पीड़ ड भी होता है, तो कितने गांवों का समूह होता है? तो इसमें 5 से 10 गांव मिलाकर पीड़ का निर्माण किया जाता है और कोल्हान क्षेत्र में कुल 26 पीड़ों की संख्या बताई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जनसंख्या की दृष्टि से हो मतलब कि हो जनजाति झारखंड की
सबसे बड़ी जनजाति है, मतलब कि कौन से स्थान पर आती है, तो हो जनजाति जो है चौथे स्थान पर आती है। पहले स्थान पर जनसंख्या के आधार पर संथाल जनजाति आती है, दूसरे स्थान पर जो है जनसंख्या के आधार पर उरांव जनजाति, तीसरे स्थान पर मुंडा जनजाति आती है और चौथे स्थान पर जो होती है हो जनजाति आती है। ये क्रम जो हम बता रहे हैं जनसंख्या के आधार पर, जो झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, किसका राज्य है, किसका राज्य है नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। ये एक पुस्तक है जिसके द्वारा लिखा गया है और इसका सही उत्तर जो होगा 8 का यहाँ पर वो होगा सी, वंदना टेटे के द्वारा ये प्रमुख पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो 9 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर बी होगा। 2000 में रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है प्रश्न संख्या 10, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। होल लैंग्वेज पर जो एक ग्रामेटिकल बुक लिखा गया था उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा सी, 1840 में पुस्तक लिखी गई थी। अगला है प्रश्न संख्या 11, 1950 में झारखंड का प्रथम पात्र राष्ट्रीय पत्रिका राष्ट्रीय का प्रकाशन रांची के वाइस के संपादक कौन थे। मतलब इसे पूछा गया कि जो एक पत्रिका थी राष्ट्रीय पत्रिका वाइस, उसके संपादक कौन थे। तो प्रश्न संख्या 11 का जो होगा सी, बटुक देव शर्मा। अगला है प्रश्न संख्या 12, उरांव समुदाय में संस्कार गीतों में विवाह गीत को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो उरांव समुदाय में अगर हम बात करें जो संस्कार गीत होते हैं तो उसको बैजा डंडी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 13, विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर 2017 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय जैसा कि आपको पता होगा 1992 में ये स्थापित हुआ था और विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो था रांची यूनिवर्सिटी से अलग करके ही इसे बनाया गया था। फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय को स्थापित मतलब कि उसको विभाजित करके अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर एक अलग स्थापना की गई थी और ये था विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय। राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 14, वराह मिहिर तारामंडल का निर्माण झारखंड के किस स्थान पर किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 14 का ए आंसर होगा, ये रांची में स्थापित किया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 15, झारखंड में अभी 18 से 23 वायु वर्ग के 1 लाख छात्र छात्राओं पर महज कितने कॉलेज उपलब्ध है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा बी होगा। अभी मात्र 1 लाख छात्र छात्राओं पर झारखंड में मात्र 8 कॉलेज हैं जो कि उपलब्ध है, जो कि जिनकी उम्र 18 से 23 वर्ष के एज में है, एज ग्रुप में। अगला है प्रश्न संख्या 16, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में झारखंड कौन से स्थान पर रहा। तो इसमें झारखंड को जो था 21वां स्थान मिला था। तो राइट आंसर 16 का बी होगा। अगला है झारखंड के किस शहर में गोल्फ मैदान स्थित है। प्रश्न संख्या 17, तो ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो गोल्फ मैदान जो स्थित है ये धनबाद में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा पोटो हो खेल विकास योजना प्रारंभ की गई। ये योजना कब प्रारंभ की गई। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 4 मई 2020। 4 मई 2020 को 3 योजना प्रारंभ हुई थी, पोटो हो खेल विकास योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और एक था बिरसा हरित ग्राम योजना। तो ये 3 योजनाएं पिछले साल एक साथ प्रारंभ हुई थी 4 मई 2020 को, कोरोना काल को देखते हुए। तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, 4 मई 2020। अगला है प्रश्न संख्या 19, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा लाई गई खेल नीति 2020 में खेल अवार्ड घोषित किया गया है। अवार्ड किस विभूति के नाम पर दिया जाएगा। 29 दिसंबर 2020 को झारखंड सरकार ने खेल नीति 2020 जारी किया है। इसके में बहुत सारे नए नए नियम बनाए गए हैं, साथ ही खिलाड़ियों को बहुत सारे इनाम की राशि कैश अवार्ड देने की बात की गई है। इसके अलावा इसमें एक और अवार्ड जो कि खेल और प्रशिक्षु को दिया जाएगा और ये जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, जयपाल सिंह मुंडा। अगला है प्रश्न संख्या 20, झारखंड की पहली खेल नीति कब घोषित की गई थी। झारखंड बनने के बाद पहली खेल नीति 2007 में और उसके बाद 2020 में दूसरी खेल नीति जारी की गई थी। अगला है प्रश्न संख्या 21, झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 21 का जो होगा बी, 20% भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 22, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया। ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो 22 का जो उत्तर होगा यहां पर ए होगा।
30 सितंबर 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिससे चूंकि झारखंड से भी होके गंगा नदी गुजरती है और वो सिर्फ एक साहिबगंज जिले से होके गुजरती है, तो उसी के लिए गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, वनों पर सर्वाधिक प्रभाव झारखंड के किस भाग में पड़ा है? ए, बी, सी और डी। अगर हम देखें चारों क्षेत्र के बारे में, अगर हम उत्तर पूर्व विभाग की बात करें, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग, तो सबसे ज्यादा जो वनों पर प्रभाव पड़ा है वो होगा 23 का, यहाँ पर सी होगा, उत्तर पश्चिमी भाग। अगर आप देखिएगा इस साइड उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा आता है, तो उत्तर साइड ये हो गया आपका। अगर झारखंड का मैप आप देखिएगा तो ये उत्तर साइड हो गया, जिधर आपका पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, तो सॉरी कोडरमा तो पूरा उत्तर साइड हो गया। इधर आप देखिएगा पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले, तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर देखिएगा ये क्षेत्र हमेशा सूखा से ग्रसित होता है, तो इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो 23 का जो उत्तर होगा यहाँ पर सी होगा, उत्तर पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर एक फसलीय कृषि की जाती है जो कृषि पिछड़ेपन का घोतक है? मतलब कि झारखंड में ऐसे बहुत सारी भूमि है जिसमें कि एक ही फसली कृषि होती है, साल भर में एक ही फसल कृषि होती है, उस पर ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो उपजाऊ क्षमता नहीं होती, इसीलिए झारखंड पिछड़ेपन का कारण है, ये भी एक कारण है। तो ऐसे झारखंड में कुल जो कृषि भूमि करीब है वो करीब 24 का यहाँ पर 40% के लगभग है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है इसकी। अगला है प्रश्न संख्या 25, शहरी क्षेत्रों में कचरों का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थापन हो, इसके उद्देश्य से रांची नगर निगम की सफाई व्यवस्था का काम अगले कितने साल के लिए निजी कंपनी एक्सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपा गया है? ए, बी, सी और डी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। तो 25 का जो यहां पर होगा डी, 25 वर्षों के लिए ये सौंपा गया है, जिससे कि साफ सफाई और अच्छे तरीके से यहां पर रांची में किया जा सके। अगला है प्रश्न संख्या 26, ब्लैंक में राज्य कैंपा का गठन किया गया। तो राज्य कैंपा का जो गठन किया गया था वो 2009 में किया गया था, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न संख्या 27, जल संसाधन विषय पर डिप्लोमा इन वाटर शेड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम झारखंड राज्य जल संसाधन मिशन के सहयोग से इग्नू द्वारा संचालित करने वाला झारखंड देश में कौन सा राज्य है? तो कौन से स्थान पर है? तो ये उत्तर होगा ए। पहली बार ऐसा राज्य झारखंड है जहां पर इग्नू के सहयोग से डिप्लोमा इन वाटर शेड मैनेजमेंट में ये कोर्स लॉन्च किया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 28, झारखंड राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माइक्रो ड्रिप, जिसको टपक सिंचाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं, नामक योजना किस एजेंसी के माध्यम से प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर बी। इसके जो प्रारंभ हुआ था इसमें बहुत सारी चीजें नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा निश्चित है ये। सबसे पहले तो ये योजना जो प्रारंभ हुई थी परियोजना 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, और इस पर कुल करीब 300 करोड़ के लगभग कुल खर्चा किया जाएगा। और जापान की कंपनी है JICA, कहीं पर JICA भी लिखा रहता है और कहीं पर JIDA, जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी या फिर कॉर्पोरेशन एजेंसी भी बोलते हैं, तो उसी के माध्यम से। और ये भी वर्तमान में झारखंड के 9 जिलों में प्रारंभ हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान में झारखंड के 9 जिलों में प्रारंभ हुआ है, तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 29, झारखंड में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है अगर निजी क्षेत्र में लगे पेड़ पौधे को भी शामिल कर दिया जाए? तो बिल्कुल ये अपना जो टारगेट है 2022 तक का झारखंड भारत सरकार का वो पूरा किया हुआ है। 33% अभी एग्जैक्ट अगर बात करें तो 33.33% है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, नियरेस्ट में यही है। अगला प्रश्न संख्या 30, झारखंड में सबसे बड़ा सुरक्षित वन क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, पाट क्षेत्र और कोडरमा पहाड़ी क्षेत्र, बी है राजमहल क्षेत्र और पलामू क्षेत्र, सी है हजारीबाग और पलामू क्षेत्र, और डी है पोराहट और कोल्हान क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, हजारीबाग और पलामू क्षेत्र। अगला प्रश्न संख्या 31, वर्ष 2017 से 19 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र इंक्रीज हुआ है, मतलब वृद्धि हुई है? ऑप्शन यहाँ पर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो डी होगा, चतरा। चतरा जिले में वन क्षेत्र बहुत ही तेजी से 17 से 19 के बीच में इंक्रीज हुआ था। अगला है प्रश्न संख्या 32, वर्तमान भारत सरकार द्वारा जारी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल पर वन, प्रतिशत में नहीं है हेक्टेयर में पूछा गया है, कितना क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा जो अभी 2019 की रिपोर्ट जो आई थी दिसंबर 2019 की, तो उसमें हमने एक
सेशन डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि झारखंड का 23,611 लाख हेक्टेयर जो है वो वन क्षेत्र है, जो परसेंटेज में अगर हम बात किया जाए तो 29.62% होता है। राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 33, झारखंड राज्य में औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को संचालित कौन करता है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, मेकान रांची के द्वारा ये संचालित किया जाता है। ऑप्शन है अगला प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए, पहला कथन है राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई हेतु राज्य आपदा मोचन निधि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से राशि उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा है कथन झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना धनबाद में की गई है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो 34 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कथन जो बिल्कुल है वो सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है झारखंड राज्य में 2005 से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची से किया जा रहा है। दूसरा है इस केंद्र द्वारा आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर, पहले कथन को देख लेते हैं। पहला कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची से 2007 से आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। और दूसरा कथन लेकिन बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपदा पर संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम वगैरह चलाया जाता है। तो यहाँ पर सही कथन पूछा गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। तो 35 का जो होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 झारखंड सहित पूरे देश में कब लागू किया गया? ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो झारखंड में जो या फिर पूरे भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो था 2005, ये एग्जैक्ट अगर डेट की बात करें तो 25 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, झारखंड सरकार की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल कितने जिले सूखा आपदा से प्रभावित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, क्योंकि एक साल ऐसा भी हुआ था। आप बोलिएगा सर कि हर साल जरूरी नहीं है कि ये हर साल 24 के 24 जिले सूखा से प्रभावित होते हैं। जैसे कि पिछले बार जो 2019 का रिपोर्ट था उसमें 7 जिले प्रभावित हुए थे। 2018 का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार करीब 17 जिले प्रभावित हुए थे। 2010 का रिपोर्ट था उसके अनुसार तो राज्य के 24 जिले सूखा से प्रभावित हुए थे। तो लेकिन हर एक जिला प्रभावित हो सकता है, और कभी हुआ भी है जैसे 2010 में। तो इसलिए सभी के सभी जिले सूखा से प्रभावित हैं। हाँ, 12 प्रभावित जिले जो होते हैं वो 11 जिले हैं। झारखंड के 11 जिले, 24 में से 11 जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। यहाँ पर सूखा आपदा से संबंधित था, तो 24 के 24 जिले। राइट आंसर यहाँ पर 37 का वो सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, किस जातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मांझी गांव के प्रमुख या प्रधान का सहायक होता है? तो मांझी गांव के प्रमुख या प्रधान का सहायक होता है, तो ये जो होता है 38 का जो यहां पर होगा वो पढ़ा पंचायत। जैसे कि मांझी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? उरांव जनजाति। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, अधिकतर उत्तर टिक करेंगे सी, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है, मुखिया जो होता है वो मांझी ही होता है, मांझी होता है। लेकिन यहां पर सहायक के रूप में काम करता है। गांव के प्रमुख या प्रधान का सहायक होता है। सहायक मांझी परगना शासन व्यवस्था में तो मांझी ही कुल गांव का मुखिया होता है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। तो मांझी और कहां पर सहायक के रूप में काम करता? मांझी नाम का व्यक्ति, तो मांझी एक पद है। तो उरांव जनजाति शासन व्यवस्था जो कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, इसमें गांव का मुखिया होता है वो महतो होता है, और महतो का जो एक सहायक होता है उसको मांझी बोलते हैं। तो यही प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि देखिए, गांव का मुखिया कौन हुआ? महतो। महतो का एक गांव का प्रधान हुआ, मुखिया हुआ, और इसका एक सहायक कौन होगा? मांझी। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा यहां पर बी होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39, बिरसा आंदोलन के प्रभाव की वजह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1902 इस तरह से 1902 और 1903 में किन दो अनुमंडल की स्थापना की गई थी? बिरसा आंदोलन जब समाप्त हो गया था, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इसका असर यह हुआ था कि 2 नए अनुमंडल का स्थापना किया गया था, और ये अनुमंडल थे आज जो 2 जिले के रूप में जाने जाते हैं, गुमला और खुट्टी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुमला और खुट्टी अनुमंडल कब बना था? तो 1902-3 में बना था ये।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। किस आंदोलन को संथाल विद्रोह की अगली कड़ी कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। खरवार आंदोलन को संथाल आंदोलन का अगला कड़ी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख राज्य था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, तो ये कोल्हान होगा। कोल्हान क्षेत्र में जो हो लोगों का था, तो ये तीनों बिल्कुल उस समय अंग्रेज जब प्रवेश कर रहे थे 1767-68 के लगभग, सॉरी 1667-68 के लगभग जो प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय जो था ढालभूम, पोराहट और कोल्हान जो हो लोगों का, हो जनजाति का था, ये सारे उस समय मौजूद थे। तो राइट आंसर बिल्कुल यहां पर 41 का डी होगा। अगला प्रश्न है 42। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था? तो सिंहभूम में जब अंग्रेजों ने प्रवेश किया था, तो वहां के जो उस समय राजा थे, ढालभूम के राजा, वो जगन्नाथ ढाल थे। तो जगन्नाथ ढाल को हटाकर वहां पर अंग्रेजों ने अपना अस्तित्व स्थापित किया था। फिर बाद में जगन्नाथ ढाल का, चूंकि उनकी जनता से उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था, इन्होंने करीब 10 वर्षों तक, मतलब कि जब तक इनको की अपना राजगद्दी नहीं मिल गया, तब तक इन्होंने अपना आंदोलन चलाया था, जिसको ढाल विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। और ये झारखंड का पहला विद्रोह के रूप में, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ये, हजारीबाग से ये फरार हुए थे। अगला है प्रश्न संख्या 44। रांची के रोलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? ए, बारकेश्वर साहब, बी, गुलाब तिवारी, सी, उपयुक्त दोनों और डी, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का सी होगा, क्योंकि ये दोनों नाम आते हैं रोलेट एक्ट विरोधियों में रांची से। अगला है प्रश्न संख्या 45। हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू या संथाल परगना? तो 45 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। जो झारखंड पार्टी का था वो कार्य क्षेत्र वो संथाल परगना था। संथाल परगना जिला कब बना था? 1855 में। अगला है प्रश्न संख्या 46। छऊ नृत्य से किस रस की प्रधानता होती है? छऊ नृत्य झारखंड का एक प्रमुख नृत्य और अन्य राज्यों का भी है। इसमें अगर हम इस नृत्य की बात करें तो इसमें जो वीर रस की प्रधानता होती है, क्योंकि इसके देखने से मन में जोश, क्योंकि इसमें जो अस्त्र शस्त्र के साथ ये नृत्य किया जाता है, मुखौटा धारण किए हुए, तो ये वीर रस की प्रधानता को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है 47। झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता है? बिरहोर, बंजारा, बेदिया और डी सभी का? तो इसका सही उत्तर होगा डी। हाँ, आज के डेट में धीरे धीरे सभी जनजाति अपना अपना स्थायी स्थल बनाते जा रहे हैं और घर बनाते जा रहे हैं और गांव में वो बसने लगे हैं, लेकिन प्रारंभ में अगर देखा जाए तो बिरहोर, बंजारा और बेदिया ये सारे ऐसी जनजाति, खासकर बंजारा जनजाति, बहुत सारे उत्तर तो यहीं पर बी ही देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये सारे जनजाति अभी उनका गांव नहीं होता है। अगला है प्रश्न संख्या 48। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान नहीं है, पूर्व राज्यपाल हो चुके थे। जब प्रश्न बन रहा था तो उस समय ये नहीं थे, मतलब यही राज्यपाल थे, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल के रूप में कब से कार्यरत थे? तो ये जो राज्यपाल बने थे, ये करीब 6 साल के लगभग राज्यपाल रहे झारखंड के। और अभी वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस हैं, जो कि जुलाई 2021 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, रमेश बैस। तो और ये झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में हैं, और द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। और ये इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था 18 मई 2015 को हुआ था। तो 48 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 49। झारखंड राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 का बजट कब पेश किया गया? 21-22 का, तो ये 3 मार्च 2021 को पेश किया गया था वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा। 91,277 करोड़ का इस पर कुल बजट, इस बार का कुल बजट था, और अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा बजट यही है, 91,277 करोड़ का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो क्रय विवाह जो होता है, जैसे सदाई बापला के नाम से जानते हैं, राइट आंसर सी होगा।
अगला है प्रश्न संख्या 51। झारखंड के किस मंदिर में सावन का प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है महाकालेश्वर मंदिर, बी शिव भक्त शक्ति मंदिर, सी महाकाल मंदिर और डी है बैद्यनाथ मंदिर। तो सावन का मेला 1 महीने के करीब चलता है, ये बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेला चलता है, जो कि राइट आंसर यहां पर डी होगा। और ये इस बार पिछले बार से 2 साल से ये आयोजित नहीं हो पाया है कोरोना की वजह से, सरकार ने इसको बंद के रखा, क्योंकि कोरोना सब मंदिर में ही होता है, इसलिए अभी भी बंद करके रखा गया है, सब चीज खुल चुका है। इसका राइट आंसर यहां पर डी होगा, बैद्यनाथ मंदिर। अगला प्रश्न संख्या 52। झारखंड में बोली जाने वाली मगही भाषा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में बोली जाती है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है हजारीबाग, बी कोडरमा, सी पूर्वी पलामू और डी है उपर्युक्त सभी। तो 52 का जो सही उत्तर होगा डी होगा, क्योंकि ये जो मगही भाषा है इन सारे क्षेत्रों में बोली जाती है, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी पलामू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अंगिका भाषा प्राचीन मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझे जाने वाली भाषा है। दूसरा कथन है यह भाषा मुख्यतः गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, देवघर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं? ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं मतलब कि गलत जो कथन है वो बताना है। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हाईलाइट कर दीजिए कौन सा कीवर्ड है, तो सही नहीं ये कीवर्ड है आपके लिए। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं। पहला कथन अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहां पर सही है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, मतलब कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। यहां पर पूछा गया है गलत इसमें से कौन सा है, तो इसमें से नहीं 1 गलत है नहीं 2 गलत है, तो राइट आंसर यहां पर डी होगा, कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न है 54। किस जनजाति में महिलाओं का हल चलाना और छूना भी प्रतिबंधित है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। संथाल जनजाति, मुंडा, हो, उरांव। तो 54 का जो सही उत्तर होगा सी होगा। हो जनजाति में महिलाओं को हल चलाना यहां तक कि उसे छूना भी प्रतिबंधित है। अगला है प्रश्न संख्या 53। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये करीब 86 लाख के लगभग है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 46,45,000 है जनजातीय जनसंख्या, 55 का बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 2016 में ये पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा लिटीपाड़ा जो प्रखंड है वहां से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। आकांक्षा योजना संबंधित है ए, बी, सी और डी। तो आकांक्षा योजना जो IIT मेडिकल और जो अन्य कंपटीशन मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो कोचिंग व्यवस्था बड़े बड़े संस्थानों में नहीं कर पाते हैं, तो उन छात्रों के लिए छात्राओं के लिए ये आकांक्षा योजना राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया था। मतलब इसमें 9वीं 10वीं पहले तो 2016 में ये प्रारंभ हुआ था, तो उस समय सिर्फ 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं इसमें कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध थी। 17-18 में 9वीं 10वीं को इसमें शामिल कर दिया गया, तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था कराई गई। अगला प्रश्न है 58। झारखंड में पे एंड प्ले योजना संबंधित है ए, बी, सी और डी। तो पे मतलब कि शुल्क के साथ आप प्रशिक्षण लीजिए, मतलब प्रशिक्षण नहीं उसको बोल सकते हैं, अभ्यास कीजिए। ये खेल से संबंधित है, जो भी राज्य के युवक युवतियां हैं, तो ये स्टार्ट किया गया है राज्य के जो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम खेलगांव में है, वहां से ये प्रारंभ हुआ है। और मोराबादी में भी एक स्टेडियम है, तो वहीं से 2 जगह से ये प्रारंभ हुआ है, जहां पर राज्य के जो युवक युवतियां हैं अभ्यास करना चाहते हैं, तो इन स्टेडियम में कुछ महीने शुल्क के साथ वहां पर अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने जो फ्यूचर को और अच्छा बना सके। तो ये राइट आंसर बी होगा, राज्य के युवक युवतियों के लिए शुल्क के साथ खेलों की व्यवस्था। अगला है 58। डाकिया योजना जो कि बहुत ही न्यूज में रहा था पिछले साल से, के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में रह रहे 8 आदिम जनजाति समूहों को कितने किलो चावल मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाने का लाभ इस योजना में शामिल है? डाकिया योजना आपको बता दें, ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है, जिसके तहत राज्य के जो 32 में से 8 जो जनजातियां हैं वो आदिम जनजाति है, तो उन आदिम जनजातियों को भरपूर पोषण मिल सके, उनका विकास हो सके और उनकी भी संख्या बढ़ सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है। तो उसमें एक योजना आता है डाकिया योजना, तो इसके तहत उनके घर तक, डाकिया मतलब कि घर तक, डाकिया मतलब पोस्ट ऑफिस से समझ लेते हैं बहुत सारे लोग, तो ये घर तक उनके यहाँ चावल पहुंचाने का एक प्रावधान है, जो स्वयं सहायता के समूह की महिलाएं उनके घर तक पहुंचाती है, और इसे 35 किलो चावल जो है पहुंचाया जाता है।
अगला है प्रश्न संख्या 60। झारखंड में सूक्ष्म टपक सिंचाई परियोजना किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है? ये अभी लॉन्च किया गया, तो ये अभी बता रहे थे। एक प्रश्न और आया था, अलग प्रश्न था, जापान के सहयोग से, जापान की कंपनी JICA। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। झारखंड सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो रैंकिंग जारी की है, उसके अनुसार मनरेगा के तहत कृषि संसाधनों को विकसित करने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? A, B, C और D। तो सही उत्तर होगा D, झारखंड। ध्यान रखिएगा, ये झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड सरकार जारी करती है, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है ना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो ये केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी की थी, तो उसी रिपोर्ट का विवरण झारखंड सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में दिया था कि झारखंड मनरेगा के तहत कृषि संसाधनों को विकसित करने में देश में पहले स्थान पर है। तो इसको भी समझिएगा। अगला प्रश्न है 62। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 कब तक विस्तारित की गई थी? राज्य में अभी तक 4 औद्योगिक नीति आ चुके हैं। 2001 में पहली बार, 2012 में दूसरी बार, 2016 में तीसरी बार और 2021 में चौथी बार। तो जो 2001 की औद्योगिक नीति थी ये मार्च 2011 तक विस्तारित की गई थी। तो राइट आंसर 62 का जो होगा यहां पर वो बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। झारखंड औद्योगिक नीति का उद्देश्य है ए, आर्थिक वातावरण को व्यापार एवं निवेश के लिए सुगम, मतलब इजी बनाना, आसान बनाना। एकल खिड़की व्यवस्था लागू करना कि सारे काम एक जगह हो सके, 10 जगह लाइन लग के लाइसेंस या फिर अन्य आवंटन न लेना पड़े, NOC। सी, समय पर परियोजनाओं को मंजूरी या योजनाओं को मिले। बिल्कुल सही आंसर होगा डी, क्योंकि सारे कथन इस मतलब हर एक औद्योगिक नीति में, चाहे वो भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड, जिसको शॉर्ट में JIPB बोलते हैं, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है A, B, C और D। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो C होगा, क्योंकि इसमें C कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इस बोर्ड में कम से कम 20 नहीं 10 से अधिक वरिष्ठ और प्रसिद्ध उद्योगपतियों को शामिल किया जाता है। तो इसीलिए C गलत है, बाकी A और B बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड JIPB की स्थापना किस औद्योगिक नीति तहत की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2016 में की गई थी, और उस साल ही नया एक औद्योगिक नीति आया था, झारखंड औद्योगिक नीति 2016, तो इसी के तहत की गई थी। राइट आंसर C। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 2016 में लाई गई थी, वह कितने वर्षों के लिए लागू होगा? ऑप्शन है यहाँ पर A, B, C और D। तो 66 का जो सही उत्तर होगा वो C, 5 वर्षों के लिए लागू होगा। अगला है प्रश्न संख्या 67। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019 या 20 दोनों रखिए, 2019 में भी वही रैंकिंग था, 2020 में भी वही, तो 2020 का भी आ चुका है। में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है? A, B, C और D। तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर C, बिहार। बिहार को इस रैंकिंग में 28वां स्थान मिला था और झारखंड को 27वां स्थान। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बिहार है, और झारखंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में दूसरे स्थान पर है, मतलब 27वें स्थान पर। तो राइट आंसर यहां पर C होगा। केरल जो है यहां पर पहले स्थान पर है, फर्स्ट रैंक पर। अगला है प्रश्न संख्या 68। किस राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी हेतु जून 2020 से कई उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने की घोषणा की गई है? तो झारखंड देश का तीसरा राज्य, थर्ड स्टेट है जहां पर इस तरह के स्टार रेटिंग कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके माध्यम से जो भी उद्योग, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां हैं, उनको प्रदूषण नियमावली के आधार पर उनको स्टार दिया जाएगा कि आप नियमों का कितना पालन करते हैं, समाज और सोसाइटी, और जो पर्यावरण प्रदूषण पर कितना जो नियम बनाई गई है उस पर कितना पालन करते हैं और कम से कम प्रदूषण करते हैं, तो उसके आधार पर रेटिंग दिया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर C होगा। ये जून 2020 से झारखंड में लागू किया गया। तो पहला और दूसरा स्टेट कौन सा है? तो पहला और दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र और उड़ीसा, जहां पर इस तरह के कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। झारखंड रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में एचईसी बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पवन चक्की की सामग्री के निर्माण के निर्णय लिया है। यह किस देश की कंपनी के मदद से तैयार किया जाएगा? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा डी। जब जर्मनी की एक कंपनी है स्काई विंड, जर्मनी की कंपनी स्काई विंड, उसी की मदद से एचईसी जो है पवन चक्की का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनीज ने सन 1938 में रांची के किस स्थान पर एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए कंपनी को स्थापित किया? और उसे एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना भी जाता है, और ये सब आपको जान पहचान होगा। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 70 का जो होगा बी होगा, मुरी। अगला है 71। जिंदल स्टील एवं पावर प्लांट, जिंदल स्टील एवं पावर झारखंड में स्टील उत्पादन से संबंधित कंपनी है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो 71 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, रामगढ़ जिले में अभी वर्तमान में ये स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना संबंधित है ए, बी, सी और डी। तो ये झारखंड और बिहार से संबंधित है। झारखंड के 2 जिले पलामू और गढ़वा जिले इससे संबंधित है, और बिहार के भी 2 जिले गया और औरंगाबाद। एग्जाम में पूछा जाता है, 65वीं बीपीएससी में ये पूछा गया था, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है तो गया और औरंगाबाद। और ये पूछा भी गया था इसलिए क्योंकि 2019 में इसका फिर से उद्घाटन किया गया था। पहले इस योजना का नाम था मंडल बांध परियोजना, मंडल बांध परियोजना, जो 1972 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। फिर से इसका दोबारा शिलान्यास किया गया जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसका नाम रखा गया उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। और ये झारखंड की जो एक प्रमुख नदी है उत्तरी कोयल नदी, उस पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, इसको यहां से काट देते हैं। अगला प्रश्न है पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा? इसका उद्घाटन जो किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 में किया गया था। इसके तहत, इस परियोजना के तहत झारखंड में कुल जो है 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें कि पहले चरण में 2400 मेगावाट और दूसरे चरण में जो है 1600 मेगावाट। और पहले चरण भी 3 यूनिट में काम कंप्लीट होगा, 800, 800 और 800 यूनिट में, मेगावाट में। तो यहां पर सही उत्तर हुआ पहले चरण में पूछा गया था, तो राइट आंसर यहां पर सी होगा, 2400 मेगावाट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सोन नदी झारखंड के उत्तर पश्चिमी सीमा 45 मील के लिए बनाती है, मतलब कि सोन नदी का जो क्षेत्र है झारखंड में 45 मील के लिए है। दूसरा है बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 74 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, क्योंकि दोनों कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन का मतलब ये समझिए कि सोन नदी जो है झारखंड में, चूंकि सोन नदी झारखंड के जो गढ़वा और पलामू से होकर गुजरती है, गढ़वा जिले और पलामू जिले से होकर, और ये जो कुल दूरी तय करती है झारखंड में वो 45 मील के लगभग दूरी तय करती है। और जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये किस जिले में स्थित है? बूढ़ाघाघ ये लातेहार जिले में स्थित है, और ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी पर, बूढ़ा जो नदी है उसी पर स्थित है। तो दोनों कथन बिल्कुल यहां पर सही है, राइट आंसर यहां पर सी होगा। अगला प्रश्न है 75। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि 1948 में प्रारंभ हुआ था? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, 7 जुलाई 1948 को यह प्रारंभ हुआ था। यह एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और ये दामोदर नदी पर स्थित है, इसको सहायक नदियां भी हैं। अगला है 76। निम्न में इनमें से कौन सी नदी घाटी भ्रंशित द्रोणी का उदाहरण है? ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर बी होगा, दामोदर नदी घाटी जो है ये भ्रंशित नदी द्रोणी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे 1978 में शुरू किया गया था, इस परियोजना से किन राज्यों को लाभ मिलेगा? तो इस परियोजना से जो संबंधित राज्य थे, जिसे स्वर्णरेखा नदी पर यह स्थित है, और उसकी जो सहायक नदी है खरकई प्रमुख नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड से निकलती है, और ये झारखंड से होते हुए पहले पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल से फिर झारखंड में फिर प्रवेश करती है पूर्वी सिंहभूम जिले में,
और फिर ये उड़ीसा से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में सीधा गिरती है। मतलब कि झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी समुद्र में गिरती है, किसी से ये जाकर मिलती नहीं है। जैसे दामोदर नदी तो मिल जाती है दूसरी नदी से जो कोलकाता में मिल जाती है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी पर ये स्थित है स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, और ये 3 राज्यों से संपर्क में है। देखिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मतलब कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय योजना 3 राज्यों से संबंधित है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? बी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, 77 का बी। अगला प्रश्न 78, हाल ही में चर्चा में रहा कोनार नहर सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना से कौन से जिले हैं जो लाभान्वित होंगे? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो इस परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो ए होगा, हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो। एक सिंचाई परियोजना है, हाँ, लेकिन ये न्यूज में भी रहा था जब इसका उद्घाटन किया गया था 2019 में, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा, क्योंकि ये इसमें काम तो बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन जल्दीबाजी में काम करने, तब उद्घाटन करने के चक्कर में पूरा का पूरा ये पूरा बह गया था 16 घंटा में ही उद्घाटन करने के बाद। अगला है 79, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क स्थापना करने की मंजूरी दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ये, और ये देश का दूसरा प्लास्टिक पार्क होगा। देश का पहला जो प्लास्टिक पार्क है वो गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 80, झारखंड में किसानों को आत्मनिर्भर और उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार कितने वर्षा एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए प्लान बनाने का पिछले साल घोषणा किया गया था, और जो प्लान बनाया जा चुका है। इस प्लान में किसानों के लिए जो आय कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादकता कैसे बढ़ाया जाए, इन पर वो फोकस है। 81 है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड में पूरे देश भर का कितना प्रतिशत तसर का उत्पादन किया जाता है? तो 81 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। पहले ये डाटा आप देखे होंगे 60% हुआ करता था, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है उसके अनुसार झारखंड में 76% से ज्यादा तसर का उत्पादन सिर्फ झारखंड में ही किया जाता है, इसलिए इस मामले में झारखंड जो है पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, अब दिख रहा है सभी को। 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है झारखंड सरकार ने राज्य के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। ध्यान रखिएगा, इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये 2019 के आधार पर है। ये 2020 में ये सूची जारी हुई थी कि 2019 में कौन कौन से जिले और प्रखंड जो है सूखाग्रस्त घोषित हुए थे। तो ये 7 जिले के 55 प्रखंड थे। 7 जिलों में 13 प्रखंडों को अति सुखाड़ और 38 को सुखाड़ की श्रेणी में, मतलब सामान्य सुखाड़। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। 2019 में 7 जिले के 55 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, जिसमें कि 17 प्रखंड अति सुखाड़ और 38 प्रखंड जो थे वो निम्न सुखाड़ की श्रेणी में थे, मतलब सामान्य है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहां पर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, झारखंड को वज्रपात के हाई रिस्क जोन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पर बिजली गिरने की समस्या बहुत ज्यादा होती है और हर साल करीब सैकड़ों लोगों की जान जाती है इसमें। इसके संबंधित जानकारी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कौन से ऐप के माध्यम से लोगों की इसकी जानकारी दी जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा ये दामनी ऐप। दामनी ऐप भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये बनाया गया ऐप है। IITM पुणे के द्वारा मिलकर बनाया गया है। इस ऐप पर आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले सटीक जानकारी रहती है कि हाँ किन स्थानों पर ये बिजली या फिर वज्रपात त्वरित जो गिरने वाला है उसकी सूचना दी जाती है इस ऐप पर। अगला प्रश्न 84, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में आधुनिक तकनीक के साथ मछली पालन करने वाले युवाओं को सरकार कितना प्रतिशत तक सब्सिडी अनुदान देगी? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर बी, 60% अनुदान देने की घोषणा की है। 84 का बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2019-20, ध्यान रखिएगा 2021 का भी जारी हो चुका है, लेकिन ये सितंबर में जारी हुआ है, तो एग्जाम में आपका 2020 का ही पूछा जाएगा, तो उसके अनुसार ही याद रखिएगा। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2020 में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान को समग्र रैंकिंग, मतलब ओवरऑल और कैटेगरी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा बी,
इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को ओवरऑल कैटेगरी में 22वां स्थान मिला था 2020 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल वेद प्रकाश का निधन हो गया है। वेद प्रकाश किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में झारखंड में राज्यपाल के रूप में योगदान दिए? इसका सही उत्तर होगा डी, अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में राज्यपाल के रूप में वेद प्रकाश मरवाहा थे। अगला है प्रश्न संख्या 87। कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के बीच हाल ही में पहली बार 1 मई 2020 को पूरे भारत में केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था जनता कर्फ्यू के बाद, तो करीब बहुत दिनों तक लॉकडाउन रहा था और पहली बार ये मतलब ट्रेन भी बंद कर दिया गया। फिर लेकिन 1 मई से ट्रेनों का परिचालन हुआ और उसका नाम था श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मतलब कि जो बाहर श्रमिक फंस गए थे, जो अपने घर नहीं लौट पाए थे और लॉकडाउन के दौरान, तो उन्हें वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। तो 1 मई 2020 को जो ये ट्रेन चली थी वो झारखंड में ही श्रमिक को लाया गया था। तो वही पूछा गया है कि ये ट्रेन जो थी किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ए, लिंगमपल्ली स्टेशन से हटिया रेलवे स्टेशन, मतलब तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से हटिया रेलवे स्टेशन रांची के बीच में ये ट्रेन चलाया गया था। 1 मई को याद रखिएगा मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न 88। हाल ही में जारी झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के कुछ सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया। इसके पीछे क्या कारण है? ए, बी, सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर सी। ज्यादा कारण यह था कि इन प्राइवेट स्कूलों में भी और सरकारी स्कूलों में भी खासकर जो शौचालय और पेयजल की सुविधा है वो अभाव था, उसका नहीं के बराबर था, इसलिए इन स्कूलों को बंद। ये करीब 2019 का ही न्यूज है, उसमें ही बहुत सारे स्कूल बंद हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। संथाल परगना लैंड टेनेंसी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जैसा कि आपको पता है कि संथाल परगना और CNT SPT से करीब 12 प्रश्न आते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी अदर टॉपिक्स था, जैसे कि जातीय शासन व्यवस्था, आंदोलन, साहित्यकार, औद्योगिक नीति, तो सब पर हमने 88 प्रश्न डिस्कस कर लिया है। अब लास्ट का जो 12 प्रश्न बचता है CNT SPT एक्ट पर है, तो उसी में 89। संथाल परगना लैंड टेनेंसी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत कथन है वो बताना है। ए, SPT एक्ट का पूरा नाम संथाल परगना लैंड टेनेंसी है। बी, इस एक्ट को 1947 में लागू किया गया था। सी, इस एक्ट के तहत किसी भी आदिवासी जमीन को किसी गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और डी, उपर्युक्त सारे कथन सही है। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, क्योंकि बी कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि इस एक्ट को 1949 में नवंबर 1949 को यह लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा के तहत रैयत या अपने परिवार के घरेलू या कृषि परियोजनों के लिए अपनी जोत या कच्चा या पक्का मकान भवन बना सकता है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में एक अध्याय 3 है। अध्याय 3 में रैयतों के अधिकार के बारे में बोला गया है। उसमें यह अधिकार दिया गया है कि आप भूमि पर, मतलब अपने जोत पर घरेलू अपने रहने के लिए या फिर गोदाम वगैरह कृषि परियोजनाओं के लिए उस पर कच्चा या पक्का भवन बना सकते हैं। तो यही पूछा गया है किस धारा में जिक्र किया गया है। तो जो 90 का सही उत्तर होगा सी, धारा 18 में इसका जिक्र किया गया है, सेक्शन 18। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 35 के अनुसार निम्न में से किन कामों के लिए भूमि का उपयोग पर कोई कर नहीं लिया जाएगा? सीधा सा मतलब है कि जब सार्वजनिक रूप से उपयोग होगा उस स्थल का, तो उस पर कर क्यों लिया जाएगा? कौन देगा उसका कर? तो कोई नहीं देगा, इसलिए उस पर कर नहीं लिया जाएगा। तो जैसे कि सिंचाई के लिए, स्नान के लिए, पीने या धोने की पानी कामों के लिए, तो इन स्थानों पर चूंकि ये सार्वजनिक स्थल होते हैं इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कर नहीं लिया जाएगा। उपयुक्त में से कोई पर नहीं, मतलब किसी भी कार्य पर उपयुक्त सभी, इसको सीधा लिख दीजिए, उपर्युक्त सभी, मतलब इन सभी पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऑल ऑफ द एबव। अगला है 92। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल कितने जिलों पर लागू होता है? तो ये 6 जिलों संथाल परगना के अंतर्गत जो आते हैं 6 जिले उस पर लागू होता है। अगला है 93। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अनुसार एक रैयत को उसकी भूमि से बेदखल किया जाता है
तो बेदखल करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए मूल रैयत, बी ग्राम प्रधान, सी भूस्वामी और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। एक रैयत को अगर वो भूमि पर गलत कार्य भी करता है, धाराओं का उल्लंघन भी करता है, तो भूस्वामी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत कोई भी उसे बेदखल नहीं कर सकता है। एक रैयत को बेदखल करने का अधिकार एसपीटी एक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ डीसी उपायुक्त के पास होता है। राइट आंसर यहां पर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है प्रश्न संख्या 94। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा के अनुसार अधिसूचना एवं नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है? तो ये धारा 71 में है, जो अंतिम अध्याय है, और धारा 71 में इसका जिक्र किया गया है। अगला है 95। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? ऑप्शन है यहां पर काश्तकारों के वर्ग, बी है मतलब काश्तकारों का वर्ग धारा 4, बी है रैयत का अधिकार अर्थ धारा 6, सी है भूधृति का विभाजन धारा 13, और डी है लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन धारा 39। तो इसमें से जो मिलान सही नहीं है, मतलब धारा के साथ उसके डिफिनीशंस दिए हुए हैं, तो कौन सा सही नहीं है? तो 95 का जो होगा डी, ये लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन, ये धारा गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला है 96। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोई मुंडारी, खूंट, कटी, अभिधृति या उसके किसी भाग का कोई बंधक विधिमान्य नहीं होगा, लेकिन कोई कितने वर्षों तक भुक्त बंध मतलब कि मोर्गेज के रूप में विधिमान नहीं होगा, मतलब रख सकता है। तो इसके लिए जो था 7 वर्ष के लिए है, इसमें राइट आंसर 96 का जो होगा वो डी होगा, 7 वर्ष के लिए। जैसे कि धारा 46 में ये जिक्र किया गया है, सीएनटी एक्ट के धारा 46 में, कि कोई भी रैयत अपने भूधृति को, अपने जमीन को जो है खुटकटी भूधृति को किसी भाग को बंधक के रूप में नहीं रख सकता है, हाँ, लेकिन 7 वर्ष के लिए वो रख सकता है। ये सीएनटी एक्ट में परमिसेबल है, विधिमान्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अध्याय 9 अनुपूरक उपबंध धारा का उल्लेख किया गया, मतलब अध्याय 9 में जो अनुपूरक उपबंध, अतिरिक्त उपबंध बनाए गए हैं, सॉरी 9 नहीं होगा, ये 19 होगा, अंतिम अध्याय है। तो अंतिम अध्याय जो उसमें अनुपूरक उपबंध है, तो ये कहां से कहां तक जिक्र किया गया है? तो 97 का जो होगा यहाँ पर वो ए होगा। धारा 257 से लेकर 271 तक, जो अंतिम धारा कौन है? 271 है, तो ये 9 नहीं होगा, ये 19 होगा। धारा 19 में अनुपूरक उपबंध, अतिरिक्त उपबंध जो मेन ऊपर में शामिल नहीं है 18 अध्याय में, तो 19वें अध्याय में शामिल किया गया है अतिरिक्त, तो जो कि धारा 257 से लेकर 271 तक उसमें बताया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 98। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत कुछ प्रावधानों को एवं धाराओं को संविधान की कौन सी अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 1990 में सीएनटी एक्ट में भारत सरकार के द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया, जिसे 66वां संविधान संशोधन किया जाता है। जो ये नहीं है कि ये सिर्फ सीएनटी के लिए ही था, पूरे देश भर के जितने भी काश्तकारी कानून थे, जैसे झारखंड में 2 काश्तकारी कानून, एक सीएनटी और एक एसपीटी, तो इन दोनों के भी कुछ धाराओं को 66वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इससे क्या होगा? तो इससे यह हुआ कि इन एक्ट में इन प्रावधानों और धाराओं को जो अनुसूची 9 में शामिल कर दिया गया है, उसे कानून, न्यायालय, कोर्ट उसे चेंज या परिवर्तन या फिर उसमें बदलाव नहीं कर सकता है। उसमें परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। तो 98 का सी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 99। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लागू होने के बाद अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? तो अभी तक इसमें 26 संशोधन हुए हैं, तो राइट आंसर यहां पर बी होगा। 27वां संशोधन 2016 में हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध और झारखंड के जो लोग थे उनके द्वारा विरोध करने की वजह से सरकार को जो 27वां संशोधन था उसको वापस लेना पड़ा था। उस समय जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास थे,
इसी वजह से ये लागू नहीं हो पाया। तो अभी तक इसमें 26 संशोधन हो चुके हैं। अगला है 100, बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं? अब बोलिएगा सर ये बिहार का कहां पूछ दिया गया, तो आप देखिएगा 5 प्रश्न सीएनटी से, 5 प्रश्न एसपीटी से और 2 प्रश्न अन्य राज्यों के भूमि संबंधी कानून से हैं। छठा जेपीएससी में तो 12 प्रश्न सीएनटी से 7 प्रश्न और एसपीटी से 5 प्रश्न पूछ लिया गया था। हो सकता है इस बार पूछ दे, इसीलिए ये भी थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल खासकर, क्योंकि उसी से झारखंड अलग हुआ है। तो 100 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। बिहार काश्तकारी अधिनियम में 196 धाराएं हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता है। जैसा कि हमने बताया था ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सबने इसे सॉल्व किया होगा तो अपना उत्तर जरूर कमेंट कीजिएगा। 100 में आपका मार्क्स जो है कितना आया उसे जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, और आपके लिए एक 5 सेट का 500 प्रश्नों का एक वीडियो आपको कल तक ये उपलब्ध कराया जाएगा। कल ये आपको मिल जाएगा, जो आप एग्जाम से पहले पूरा जरूर देखिएगा। इसमें 500 प्रश्न 5 सेट का 100 प्रश्नों का फुल टेस्ट होगा और ये एक ही वीडियो में सारा होगा। इसके अलावा 5 सेट और उपलब्ध कराया जाएगा जो कि झारखंड जीएस पर ही होगा, वो जल्द ही कल तक वो आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारा जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप उस पर उपलब्ध होगा। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि और भी आपके लिए नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।